बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नए नावल ताजमहल में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नावल की पहली एपिसोड की तरफ। राकापोशी पर ग्लेशियर फटने से कोपैमा लड़की गिरकर हलाक। हंजा राकापोशी सर करने वाली टीम की एक लड़की ग्लेशियर फटने से कई फुट गहरे शगाफ में गिरकर हलाक। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान पाक तुर्क ब्रिटिश एक्सपीडिशन की एक कोपैमा चढ़ाई के दौरान बर्फ़ फटने से ज़ाहिर होने वाली पहाड़ों की दर्ज में गिर गई। एक्सपीडिशन टीम ने लड़की की फौरी हलाकत की तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। बुध 20 जुलाई 2005, एक माह कबल सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइवे था और दाईं जानिब खुला सा लान, जिसके दाहिने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में पीछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती ड्राइवे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और अबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नज़र इसने परीक्षा के चेहरे के बिगड़े जाविये और खड़े होने का थानेदाराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हसीब के साथ बाहर खड़ा था। ओहो, वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों? खैरियत। मुझे देखकर इस बदतमीज़ लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो नहीं आई? आजकल के लड़कों को आने दो, हसीब को भी पूछती हूँ इससे कि किस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती है। कम मौन पड़ी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र इसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज़ में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में मुकीद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी जोगर्स पहने, वो बहुत खफगी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ? बच्चा है। हाँ, 6 फुट का बच्चा है। हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा 17-18 साल का। मतलब उम्र में हमसे कम से कम 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की बनिस्बत ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तेरे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है, बीफ चिल्ली बनाया था, सोचा कुछ तुम्हें भी दे आऊँ। इसने डोंगा निशा को दिया तो इसका मूड सख्त ऑफ था। वाह, मम्मी को बीफ चिल्ली बहुत पसंद है। निशा का इसके मूड को खातिर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तो ममानी के लिए ही लाई हूँ, कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती हैं। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी वहीं आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुँह धो रखो। शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं आपा। हाँ, याद आया, तुम्हें तो मामू और मामानी चिड़ियाघर से लाए थे ना। कम और वो हंसने लगा। वैसे किस लोफर लफंगे की बात हो रही थी? वही जिसके साथ बाहर गेट पे खड़े तुम कहके लगा रहे थे। वो बदतमीज़ लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है। वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था, वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंड। वो थोड़ा सा स्पाइल्ड चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुककर मेज़ पर रखे डोंगे से बीफ के चटपटे फिंगर लिट्स उठा कर खा रहा था। और संभल कर आपा, इसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परी हड़बड़ा कर रह गई, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को सलाम तो कर लो। 50 गज़ के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊँगी, अभी मुझे जाना है। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनती जाओ। हसीब और इसके 4 दोस्त राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं तो करते रहे। अपने तय निशा ने चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। परी आपा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि ये जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हो भी नहीं रही, वो खट से कहकर बाहर गेट की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं, दर्जी से वो तो लेती जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई। तुम रात को दे जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रखे एक लम्हे को मुड़ी थी। क्यों, क्या जल्दी है? वो गेट पे रखा इसका हाथ एकदम ढीला पड़ गया। कदरे हिचकिचाई। अभी फुप्पो निदा आपा आई हुई है ना। अब की बार निशा का मूड सख्त ऑफ हुआ था। क्या मतलब? इनको अपने घर में चैन नहीं है। हर दूसरी शाम तो वो तुम्हारी तरफ होती हैं। और वो निदा आपा के शैतान बच्चे, इतना शैतान भी कोई होगा
जाओ जल्दी घर जाओ, वो दर्जन भर चीज़ें तोड़ ही चुके होंगे। थोड़ी देर पहले की तासुरात परीशा के चेहरे से गायब हो चुके थे। वो बेबसी से लब चबा कर रह गई। वैसे रात का खाना भी यकीनन वो तुम्हारी तरफ ही खाएंगे ना, सैफ भाई भी रात को आएंगे ना, और यकीनन खाना खा कर ही जाएंगे। हद होती है रोज़ रोज़ किसी के घर खाने की, लेकिन पुप्पू और माजरत के साथ सैफ भाई की वही मिसाल है कि नीयत सैर ना हो तो चलो कुछ नहीं होता। पापा की इकलौती बहन है, इनके आने से पापा ही खुश हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती डॉक्टर परीशा जाज़ेब, तुम इतनी कमज़ोर और जज्बाती किस्म की दलीलें क्यों देती हो? इतनी अच्छी तरह जानती हो सैफ भाई को, फिर भी तुमने इनसे मंगनी से इनकार क्यों नहीं किया? सैफ से मंगनी के इन 3 सालों में निशा ने कोई 30,000 बार ये बात कही थी। ये पापा की ख्वाहिश थी निशा, अब इस बात को बार बार दोहराने से क्या हासिल, और फिर मैं इनकार किसके लिए करती? जवाबन निशा खामोश रही तो वो गेट खोलकर बाहर निकल आई। इसके लिए कर देती इनकार? पीछे से बहुत आहिस्ता से निशा ने कहा। इसके कदम एक लम्हे को जंजीर हुए थे। तुम्हें वो अहमखाना बात अभी तक याद है? वो उदासी से मुस्कुराई और सर झटकते अपने बंगले के गेट की जानिब बढ़ गई। वो लाउंज में दाखिल हुई तो पुप्पू और निदा आपा एक ही सोफे पर बैठी सर जोड़े सरगोशी के अंदाज में कोई बात कर रही थी। इसे देखकर फ़ौरन सीधी हो गई। तुम किधर गई थी? निदा आपा और पुप्पू ने इसे जाते हुए नहीं देखा था क्योंकि वो किचन के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। वो निशा की तरफ गई थी। इसके कुछ बर्तन रखे थे। इसने यह बताने से गुरेज किया कि बर्तनों में बीफ चिल्ली था। सुनो परी, ये ज़्यादा मेल जोल ना रखा करो इन लोगों से, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारे मामू की लड़की बड़ी चलतर है। माँ भी ऐसी ही है, इसकी देखने से इनसे मासूम कोई नहीं लगता, जबकि अंदर से बुरी हैं। और वो निशा तो जब भी बात हो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। निशा और मोमानी के मुतल्लिक तो ऐसी गुफ्तगू वो कभी नहीं सुनती है। अगर वो इसकी ससुराली ना होते तो जी मैं ज़रा चाय ले आऊँ, वो आहिस्ती से कहकर किचन में चली गई। वही ट्राली सेट कर रहा था। वो ट्राली को देखती रही। इसके ज़हन में ख्यालात का हजूम था। वो जानती थी कि पुप्पू निशा और मोमानी के मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू क्यों करती हैं। इन्हें डर था कि कहीं मामू और मोमानी जाज़ेब साहिब पर दबाव डालकर सैफ और परीशा की मंगनी ख़त्म ही ना करवा दें। इसके ख्याल में ये नामुमकिन था, क्योंकि अव्वल तो मामू और मोमानी इसके मामले में दखल नहीं देते थे। अगर देते भी तो सिर्फ इसके कहने पर, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो जाज़ेब साहिब से कोई बात नहीं करते। और अगर इस मामले में बोलने का हक़ इसने मामू और मोमानी को देना होता तो 3 बरस पहले ही दे चुकी होती। पुप्पू को निशा से दूसरा खौफ ये था कि कहीं निशा परी को इनके खिलाफ भड़का ना दे, क्योंकि निशा और मोमानी खासी साफ गो वाक़या हुई थी बकौल पुप्पू के मुंह फट बदलिहाज और बदतमीज़। हालांकि परी का ख्याल था कि जितनी स्वीट और केयरिंग मोमानी थी और जिस तरह इसकी माँ की वफ़ात के बाद उन्होंने इसका ख्याल रखा था, कोई सगी खाला भी नहीं रख सकती थी। बाजी ये ले जाएं। वहीद की शर्मीली आवाज़ इसको ख्यालात के भंवर से बाहर निकाल लाई। इसने कदरे चौंक कर इसे देखा और सर झटकते हुए ट्राली थाम ली। हे परी बेटा, ये क्या लड़कों की तरह जोगर पहने फिरती हो? कोई सैंडल या हील वाली जूती पहना करो, चाय के साथ दीगर लवाजमात। बढ़ते हुए पुप्पू ने हर दफ़ा की तरह इसके जोगर्स पे इतराज़ किया। और वो पर्पल वाली सैंडल ही पहन लेती जो तुम्हें सैफ भाई ने लेकर दी थी। निदा आपा अपने बच्चों को केक खिलाते हुए बोली। अब वो इन्हें क्या बताती कि सैफ की पसंद इससे बहुत मुख्तलिफ थी। वो शौक कलर और ज़ाहिरी चमक दमक को देखता था, जबकि वो सॉफ्ट कलर्स क्वालिटी को तरजीह देती थी। जी बेहतर। वो सर झुकाते हुए इनके सामने बैठ गई। इसे इल्म था कि वो दोनों जब तक बैठी रहेंगी इनके एतराज़ात ख़त्म नहीं होंगे। 8 बजे तक जाज़ेब साहिब भी आ गए। वो हमेशा की तरह इन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए थे। रोशान और सनी को खूब प्यार किया कि इनकी ज़िंदगी में सारी रौनक इन्हीं लोगों से थी। इनके सामने इनकी टून बदल जाया करती थी। परी वहीद से कहकर अच्छा सा खाना बनवाना, कढ़ाई बिरयानी कुछ और भी ऐड कर लेना। इन्होंने आहिस्ता से परीशा को हिदायत दी। इसका दिल चाह कह दे कि पापा ये लोग रोज़ तो यहाँ खाना खाते हैं, फिर हर रोज़ का इतना एहतमाम क्यों? मगर वो जानती थी पापा इन लोगों को कितना अजीज़ रखते हैं। सो वो इन्हें बातें करता छोड़कर खुद किचन में आ गई। पुप्पो की फैमिली हर दूसरी शाम यहीं होती और इसे कभी इतनी खौफ नहीं होती थी जितनी आज इसे हो रही थी। शायद इसलिए कि आज निशा ने इसे बरसों पुरानी एक भूली बसरी बात याद दिला दी थी। पुरानी यादें, टूटे ख्वाब, बिखरे सपने हर इंसान को थका देते हैं। इस पर भी अजीब सी थकन और बेजारी सवार हो रही थी। मामा मैं ये खा लूँ? 9 साला रोशान ने फ्रिज खोलकर इसमें से पीनट बटर का जार निकाल कर दूर से माँ को आवाज़ दी। हाँ बेटा खा लो, तुम्हारे नाना का घर है, निदा आपा ने लापरवाही से कहा। और वो जिसने मलाइशियन चिकन बनाने के लिए इतना बड़ा जार मंगवाया था बेबसी से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई।
सनी पूरे घर में दौड़ रहा था, इसे कोफ्त हो रही थी मगर वो खामोश रही। फिर चंद मिनट बाद जब वो चावलों को दम दे रही थी, इसी बिल्ली की वहशियाना म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। या अल्लाह! इसने घबरा कर कफगीर मेज़ पर रखा और भागती हुई किचन से बाहर निकली। बाहर ज़मीन पर इसकी पालतू बिल्ली को रोशान ने पकड़ रखा था और सनी इसकी दम को माचिस की तीली से आग लगा रहा था। बिल्ली तड़पती हुई चीख रही थी, हटो तुम दोनों! इसने ज़ोर से सनी के माचिस वाले हाथ पर थप्पड़ मारा। बिल्ली को रोशान से खींचा और माचिस की डब्बी उठाकर अपने कब्जे में कर ली। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? आपको क्या मसला है जो भी कर रहे थे? हमारी मर्ज़ी, हमारे नाना का घर है, आप कौन होती हैं पूछने वाली? सनी को थप्पड़ लगा था जिसका जवाब इसने बेहद बदतमीज़ी से दिया। पूरे दिन की कोफ्त, बेजारी, निशा की आखिरी बात, पुप्पो और निदा आपा के तंज़र गुस्से, इन दोनों की बदतमीज़ियाँ इसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। मगर सनी की बदतमीज़ी पर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने रखकर 2 थप्पड़ सनी और 2 रोशान को लगाए। दफ़ा हो जाओ इधर से तुम दोनों! दर्द से चिल्लाती हुई बिल्ली को अपनी आगोश में सहलाते इसने गुस्से से कहा और वापस किचन में आ गई। दोनों अलग फाड़ कर रोते हुए निदा आपा के पास चले गए थे। ऐन इस वक्त सैफ भी आ गया। वो ऑफिस से सीधा इधर ही आया था। इसका कोट इसके हाथ में था। घर इसलिए नहीं गया था क्योंकि इसे इल्म था कि घर में खाना नहीं बना होगा। क्या हुआ है? किसने मारा है? निदा आपा ने इन दोनों को रोते देखकर आसमान सर पर उठा लिया। वो तमाम ड्रामे की आवाज़ें किचन में बखूबी सुन सकती थी। इसकी कोफ्त में इजाफा हो रहा था। परी आपा ने मारा है, बाल भी खींचे और मुंह पर थप्पड़ भी मारा है, रोशान चिल्लाते हुए बता रहा था। वो तेज़ी से किचन से निकली। बिल्ली इसकी आगोश से छलांग लगाकर कूदी और भागती हुई किचन से बाहर चली गई। वो इंसानों से बहुत डर गई थी। हाय अल्लाह! परी, तुमने मेरे मासूम बच्चों को क्यों पीट डाला? मामू, मैंने तो कभी इन्हें ज़ोर से झिड़का तक नहीं है। निदा आपा इसको देखते ही ऊंची आवाज़ में रोने लगी। हाय मेरे मासूम बच्चे! ये दोनों इस बिल्ली को आग लगा रहे थे। मैंने रोका तो सनी ने मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा था, बाल नहीं नोचे। किसी मुजरिम की तरह खड़ी वो सफाइयाँ दे रही थी। लो, इतने छोटे बच्चे बिल्ली को आग लगा सकते हैं? इन्हें तो माचिस जलाना भी नहीं आती। पुप्पो चमक कर बोली थी। मैं झूठ नहीं बोल रही पुप्पो, ये दोनों इस बिल्ली को अजियत दे रहे थे। तुम्हें अपने भांजों से ज़्यादा किसी जानवर से प्यार है। ये बच्चे हैं, कुछ कर भी दिया तो आराम से भी टोका जा सकता है परी। अब कि सैफ बोला था, सैफ इसकी हमायत तो क्या करता। इसने इसका यकीन नहीं किया कि इसने रोशान और सनी के बाल नहीं नोचे थे। अच्छा परी, अब सॉरी कर लो इन दोनों से। ये पापा थे। इसने बेहद शाकी नज़रों से इन्हें देखा। इसकी बात का किसी को यकीन नहीं था। पापा, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ कह भी दिया तो आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? परी, तुम निदा आपा और बच्चों से सॉरी करो। देखो आपा अभी तक रो रही हैं। सैफ ने बहुत संजीदगी और खफगी से इसे मुखातिब किया। इसका दिल चाहा कि वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दे, मगर इसे ज़ब्त करना था, खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना था। मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी निदा आपा सॉरी। निदा आपा ने मुंह फेर लिया। ये इस बात का इशारा था कि वो अभी तक नाराज़ हैं। मैं खाना लगवाती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली गई। वही इनको खाना लगाने का कहा और ख़ुद किचन में ही बैठी रही। जब तक वो लोग चले नहीं गए वो बाहर नहीं निकली। इसे अपनी बेइज्जती पर शिकवा इन लोगों से नहीं, पापा से था। पता नहीं पुप्पो ने पापा को क्या घोल कर पिला दिया था। वो कभी भी इनके खिलाफ़ सोच भी नहीं सकते थे। क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के दरमियान में गुजार सकती हूँ? उफ़, ये कितना कठिन होगा। ये तकलीफ़ दे ख्याल इसके ज़हन में चकरा रहा था। किधर गुम हो? निशा ने किचन के दरवाजे में से सर निकाल कर झाँका तो वो चौंकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मैं तो यही हूँ, तुम कहो मेरे कपड़े ले आई हो? हाँ, तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं, मेहमान चले गए तुम्हारे। इसने इधर उधर देखा। परीशे खड़ी हो गई। हाँ, चले गए हैं, आओ बाहर बैठते हैं। निशा को देखकर इसका डिप्रेशन कदरे कम हुआ था। वो दोनों इन कपड़ों के मुतालिक बातें करती लाउंज में आई तो जहाँ ज़ेब साहिब को वहीं बैठे पाया। अंकल, अम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की अम्मी शादी की डेट फिक्स करने आने वाली हैं, कब तक आएंगी? निशा की इनसे बहुत बेतकल्लफ़ी थी और वो थी भी बहुत बोल्ड। हर बात बिला झिझक पूछ लिया करती थी। इसे मालूम था कि आज पुप्पो इसीलिए आई थी। फिर इसने पूछा। परीशे के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेटा, डेट तो तकरीबन फ़िक्स हो गई है। ईद नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन मेहंदी रख लेंगे। वो खुश दिली से बता रहे थे। इसको अपनी गर्दन के गिर्द फंदा तंग होता महसूस हो रहा था। एकदम कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई थी कि इसका सांस रुकने लगा था। निशा, अचानक इसे कुछ याद आया। हसीब और इसके दोस्त हुंजा जा रहे हैं ना, तुमने आज कुछ बताया था। हाँ, वो राका पोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? इनकी सरगोशियाँ वो ठीक से सुन नहीं सके थे। पापा, वो निशा की एक कज़न की अपनी टूर कंपनी है मरी में। निशा ने इनसे नादरन एरियाज़ के टूर्स का पता किया था। वो कह रहे थे कि जल्दी इनका कोई टूर जाएगा नादरन एरिया। तो पापा, मैं निशा के साथ चली जाऊँ बस 3-4 दिन के लिए?
मगर निदा तो हफ्ता भर के लिए मेके तुम्हारी वजह से आई है। इसकी नद का कोई मसला था तो इसकी सास और छोर चंद दिनों के लिए सियालकोट गए हैं। वो अगला पूरा हफ्ता इधर आ गई है, तुम्हारे साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेगी। वो सोच रही थी कि चंद दिनों तक किसी दूर दराज पुरफज़ा मकाम पर चली जाए, मगर जैसे ही पापा ने निदा आपा की एक हफ़्ते की छुट्टी का बताया, इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्दी इस्लामाबाद से पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाएगी। वो किसी के साथ भी शॉपिंग कर सकती थी, मगर निदा आपा के साथ नहीं। अच्छा, मगर किस जगह जाना चाहती हो तुम? वो नीम रजामंद थे। वो जवाबन कहना चाहती थी कि हुंजा गिलगित स्कर्दू, मगर इसे मालूम था इन इलाकों का नाम सुनकर पापा सख्ती से इनकार करेंगे। पेशावर सवाद का नाम इसी साइड पर जाएंगे। इसने सवाद का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ कोई 2500 फुट बुलंद पहाड़ ना था, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि पापा ने अगले ही लम्हे इसे इजाज़त दे दी। इसने बेख्तियार एक चोर निगाह अपने बाएं कंधे पर डाली। सिर्फ इस कंधे की वजह से वो स्कर्दू साइड पर हिमालय और कराक्रम के पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी। जहाँ ज़ेब साहिब उठकर दूर चले गए तो निशा तेज़ी से इसकी तरफ मुड़ी। मैंने कब पता किया था? जवार भाई की टूर कंपनी है, नहीं किया तो अब कर लेना। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। निदा आपा की माँ फैमिली आमद के बायस चंद लम्हे पहले तक इसके सर में जो दर्द की ठेस उठ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तुम इस्लामाबाद की किसी टूर कंपनी का नाम ले सकती थी। अब खामखा झूठ को सच साबित करने मरी जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ हो रहा है सैर सपाटे का, तो हसीब और इसके फ्रेंड के साथ राका पोशी चले जाते हैं, जिसकी इजाज़त बाबा मुझे कभी नहीं देंगे। रसीब के दोस्त इसकी निगाहों के सामने शाम वाला वो लड़का आ गया जिसने इसे देखकर बेख्तियार सीटी बजाई थी। इसने तनफ्फुर से सर झटका। मैं हसीब के दोस्तों का सर फाड़ सकती हूँ, इनके साथ 4 दिन पैदल राका पोशी का ट्रेक नहीं कर सकती। इसको वो लड़का बहुत ही बुरा लगा था। निशा खामोश हो गई। निशा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। इसके कमरे की तरतीब ऐसी थी कि दरवाज़ा खुलते ही सामने पलंग नज़र आता, जिसके सराहने दीवार पर तो माज़ी उमर का बहुत बड़ा पोस्टर चिपसा था। कमरे की बाकी 3 दीवारों में से 2 पर मीमीज़ और चंद जापानी को पैमाओं के पोस्टर आवेज़ा थे। इन तस्वीरों को देखते ही एक उदास मुस्कान ने इसके लबों का अता कर लिया था। परीशे जाज़ेब, जिसके नाम का आखिरी हिस्सा शे हटाकर सब इसे परी कहा करते थे, बचपन से ही एक आइडियल लिस्ट थी। वो इन लोगों में से थी जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, जिन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मज़ा आता है। शहर से मंगनी से पहले तक वो वाकई पुरजोश थी, मगर इन 4 बरसों में बहुत कुछ बदला था। इसको बचपन से पहाड़ सर करने का बहुत शौक़ था। वो अपने पापा और मम्मा की इकलौती औलाद होने के बायस खासी लाडली रही थी। इनके लाड प्यार ने इसको बिगाड़ा नहीं, बल्कि बहुत बहादुर और मजबूत और पुरएतमाद बना दिया था। इसकी मम्मा को इसका कोह-पैमाई का शौक़ बहुत अजीज़ था, और ये सबसे बड़ी वजह थी जिसके बायस मम्मा इसको 1995 में अपने साथ इंग्लैंड ले गई। पापा ने इसकी वजह से अपने बिज़नेस भी इधर ही मुंतकिल कर दिया, मगर वो लंदन में होते थे और मम्मा और परीशे लीक डिस्ट्रिक्ट में। वो 4 बरस लीक डिस्ट्रिक्ट में रही। वहाँ इसने बहुत कुछ सीखा। इस दौरान वो सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान आई थी, और वो भी सर्दियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टियां वो कहाँ गुजारती थी? वो एक टीनेज सीक्रेट था जिसकी बिना अगर पापा को पड़ जाती तो वो बहुत खफा होते। अलबत्ता मम्मा जानती थी। वो दोनों बार इसे अपने से 8-9 साल बड़ा सैफुल मलूक बहुत बुरा लगा था। वो इससे बहुत लाड उठवाता और इसको बड़ी अजीब निगाहों से तकता। इसे इसकी निगाहें अच्छी लगती थी ना बातें। इसने 1-2 दफ़ा परीशे से जब ये कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसने सैफ को बुरी तरह झिड़क दिया था। 6 साल पहले ज़िंदगी किसी हद तक बदल गई थी जब मामा की वफ़ात हो गई और पुप्पो के बेहद इसरार पर पापा इसे इस्लामाबाद ले आए। तब पहली दफ़ा इसे एहसास हुआ था कि माँ इसकी किसी बड़ी मजबूत डाल की तरह थी जिसके ना होने से पापा पर और लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। वो बिज़नेस पढ़ना चाहती थी, मगर पुप्पो ने पापा को मजबूर किया कि वो परीशे को डॉक्टर बनाए। वो इसका 1 साल ज़ाया हो गया, मगर वो मेडिकल में पहुँच ही गई। फिर 2001 के जुलाई में कुछ ऐसा हुआ कि इसका कोह-पैमाई का कैरियर ख़त्म हो गया। स्पांतक के नाकाबिल फरामोश हादसे के बाद पापा ने इसकी कोह-पैमाई पर पाबंदी लगा दी, तो इसने खामोशी से इनका फ़ैसला मान लिया। अगले साल पापा ने इसे बताया कि इन्होंने इसका रिश्ता सैफ से तय कर दिया है। इसे कोई एतराज़ तो नहीं था, तब भी इसने खामोशी से सर झुका दिया। हाँ, तब इसने एक दफ़ा इसके मुतल्लिक सोचा ज़रूर था, जिसका इसे बरसों से इंतज़ार था। लीक डिस्ट्रिक्ट जाने से पहले वो ख्वाबों में रहने वाली कम उम्र लापरवाह सी लड़की थी, जिसके आइडियलिज़म ने इसे एक ज़िंदगी भर फांस की तरह चुभने वाला ख्वाब दिया था। किसी अजनबी का ख्वाब जिसका इंतज़ार हर लड़की करती है। इसने बरसों पहले निशा को बताया था, तुम्हें याद है हम फेरी टेल्स में परिस्तान की एक परी का किस्सा पढ़ा करते थे।
जिसको जालिम दियो ने कैद कर रखा था और फिर इसकी रिहाई के लिए एक शहजादा आया था, सफ़ेद घोड़े पर सवार, भूरे बालों और शहद रंग आँखों वाला। घोड़ा सवार वो देश देश की खाक शांता परिस्तान की खूबसूरत वादियों के किस्से सुनकर इस तरफ आ निकला था। परी की कैद का सुना तो वो बहादुर शहजादा इसे जालिम दियो की कैद से छुड़ाकर खूबसूरत वादियों, चश्मों और पहाड़ों में अपने हमरा ले गया और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इसने एक गहरी सांस भरकर निशा को देखा था। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही शख्स आए, शहजादों की आन बान रखने वाला, बहादुर, मजबूत, जो ज़ाहिरियत के पुजारियों जैसा ना हो। ये कोई कच्ची उम्र का सपना नहीं था, एक उम्मीद थी, एक वजदान था कि कोई है जिसे इसके लिए तख्लीक किया गया है, वही जो देश देश की खाक छानता किसी रोज़ इसके परिस्तान में आ निकलेगा, जिसको देखकर इसका दिल कहेगा कि हाँ, जालिम दियो की कैद में मौजूद इस परी ने सदियों इसी का तो इंतज़ार किया था। हाँ, यही तो है जिससे इसने रूह से वजूद में आने से कबल इश्क किया था, जो इसकी ज़ात का टूट कर बिखरने वाला एक गुमशुदा हिस्सा था। और हाँ, और ये भी तो कहती थी कि अगर मैं परियों की तरह हसीन हूँ तो यूँ ही किसी से शादी नहीं करूँगी, बल्कि वो जैसे परियाँ और शहज़ादियाँ शराइत रखा करती थी। 7 सवालों की शर्त, सांवरी जादूगर के बनके की शर्त, और वैसी ही कोई शर्त रखूँगी। तो निशा ने बेहद तजस्सुस से पूछा था कि कैसी शर्त? तब वो खिलखिलाकर बोली थी, मैं सिर्फ इसका हाथ थामूँगी जो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत पहाड़ राखा पोशी सर करेगा। कितने ही बरस गुजरते गए, वो ख्वाबों का शहज़ादा ना आया, यहाँ तक कि वो तमाम ख्वाब परिशे को बचकाने और अहमकाना लगने लगे। और अब वो निशा के साथ इन पर खूब हंसती थी। फिर सैफ से मंगनी के बाद इसने हंसना भी छोड़ दिया था। जितने अरसे के बाद निशा ने इसे वो बात याद दिला दी थी, वो अहमकाना और बचकाना बात। हाँ, वो बचकाने ख्वाब ही तो थे। अब परिशे जान सेब की समझ में आ गया था कि वो कोई परी नहीं, वो खूबसूरत सही, मगर एक आम सी लड़की है, और आम सी लड़कियों के लिए शहज़ादे नहीं आया करते। जारी है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, आप इस नावल की बकिया एपिसोड पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। आप लोगों का फीडबैक देख कर इसकी अगली एपिसोड अपलोड की जाएगी।